नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। ये आमतौर पर हमेशा होता है कि अगर कोई चुनाव होने वाला है और वो भी बड़ा निर्णायक चुनाव, तो फिर आप पाएंगे कि उसके ठीक पहले होने वाले संसद के सत्र में वो तमाम मुद्दे आपको दिखाई पड़ जाएंगे जो कि उस चुनाव में मुद्दे के तौर पर, अहम मुद्दे के तौर पर लोगों के बीच राजनीतिक दल लेकर जाने वाले हैं। और यही हाल दरअसल इस बार का जो बजट सत्र है उसमें हो रहा है। बजट सत्र तो जाहिर है कि इसीलिए होता है ताकि अगले एक साल के आय और व्यय का हिसाब सरकार देश की सबसे बड़ी पंचायत के सामने रखती है और आने वाले दिनों में खर्च किस मद में किया जाएगा इस बारे में देश को जानकारी देती है। और बजट सत्र में मूल उद्देश्य बजट पास करना होता है, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि बजट सत्र भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस चुनावी गुणागणित की भेंट चढ़ गया जो कि आने वाले दिनों में हर राजनीतिक दल के लिए जीने मरने के सवाल की तरह हो गए हैं। जहां आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं वो उपचुनाव हैं, कुछ जो कि बड़े निर्णायक हैं। 10 सीटों के उत्तर प्रदेश में चुनाव, 5 सीटों के राजस्थान में और 4 सीटों के बिहार में जो चुनाव होने हैं उस पर नज़र है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में और हरियाणा में। और इन 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें तय हो जाएगी, ऐसा बहुत पॉलिटिकल पंडित मानते हैं, कहते रहते हैं। लेकिन आज तो सोनिया गांधी ने भी कह दिया, सोनिया गांधी ने भी ये बात कह दी और इस बात के लिए अपने सभी सांसदों को तैयार हो जाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि हवा का रुख अपने पक्ष में है और इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लें, तैयारी कर लें। सोनिया गांधी ने क्यों कहा और दरअसल उनका उद्देश्य क्या है, कहना क्या चाहती हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि संसद में इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त संसद में जो हो रहा है उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ चुनावी गुणागणित का एक लिफाफा है और उस लिफाफे में आप समेट करके पूरे संसद सत्र को डाल सकते हैं और उसके ऊपर लिख सकते हैं, लिफाफे के ऊपर, कि जात की राजनीति हावी है। और इस राजनीति में आज की तारीख में 20 पड़ रहा है विपक्ष, सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और इस बात को मानने से इनकार करती हुई सत्ता पक्ष ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ट करने की कोशिश में है पूरे बहस को। पिछले 2 दिनों से लगातार जो दिख रहा है उसमें तो यही बात आ रही है। राहुल गांधी का भाषण हुआ, राहुल गांधी का भाषण उस संदर्भ में कि वो बजट सत्र में बजट के ऊपर हो रहे डिस्कशन में शिरकत कर रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी बातों को जिस तरह से रखा, वो बातें सीधे जातीय जनगणना की उनकी जो मांग है उससे जाकर जुड़ गई। याद कीजिए किस तरह से उन्होंने बजट के पहले होने वाले हलवा सेरेमनी की वो तस्वीर दिखाई और बड़े सीधे तौर पर पूछा कि बताइए, ये जो अधिकारी बनाते हैं बजट, इन अधिकारियों में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी हैं। और जब जवाब का प्रश्न आया तो उन्होंने खुद जवाब देते हुए कहा कि इसमें एक ओबीसी और एक माइनॉरिटी से आते हैं और तस्वीर में वो नहीं दिखेंगे, तस्वीर में उन्हें पीछे कर दिया गया है। वो सीधी बात जो कही गई वो कही गई ये कि दरअसल जो सरकार की प्राथमिकता है, मौजूदा सरकार की, मोदी सरकार की, उसमें एससी एसटी ओबीसी ये तमाम जो वर्ग हैं समाज में, वो दरअसल है ही नहीं सरकार की प्राथमिकता। और सरकार की प्राथमिकता जो है वो दरअसल वैसे जाति वर्ग हैं जो हमेशा से प्रभावी रहे हैं, जिन्हें तथाकथित अपर कास्ट कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने एक जातीय गुणागणित का जो एक तैयार किया है हिसाब किताब, उसमें उनके साथ जुड़ने के लिए अखिलेश यादव
उनके साथ जुड़ने के लिए तेजस्वी यादव, उनके साथ जुड़ने के लिए वो तमाम दल जो कि जातीय राजनीति में बहुत अच्छी पारी खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, वो तैयार हो जाते हैं। चाहे वो बात आप स्टालिन की कर लीजिए, वो बात चाहे आप शरद पवार की कर लीजिए, और इस तरह से सब के सब आज की तारीख में विभिन्न जाति वर्गों को जोड़ करके जो राजनीति हो रही है उसके बड़े पैरोकार हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो ये है आज की तारीख में कि वो जातीय गुणागणित के सवाल पर बैकफुट पर आ जाती है। उसे ये लगता है कि जो उसका हिंदू वोट बैंक है वो जातीय गुणागणित के सवाल पर, अगड़े पिछड़ों के सवाल पर पीछे चला जाता है, और उसका हिंदुत्व कार्ड जो है वो उस तरह से प्ले नहीं हो पाता है जिस तरह से वो चाहती है। अगर जातीय राजनीति हावी हो जाती है तो ये विपक्ष के फ़ायदे का सौदा, अगर हिंदुत्व कार्ड हावी होता है तो ये सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फ़ायदे का सौदा। और अगर इस तरह का कोई बिंब बनता चला जा रहा है, अगर इस तरह की बात होती चली जा रही है कि जातीय गुणागणित के सवाल पर विपक्ष हावी होता जा रहा है, तो फिर आने वाले दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें हैं चुनावी तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ने जो आईना दिखाया है लोकसभा चुनाव में वो तो यही कहती हैं। वो ये कहती हैं कि ओबीसी की कई जातियां जब छिटक कर भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गई, जब एससी यानी कि ख़ास तौर पर वो जो जाटव और गैर जाटव जातियां हैं दूर हो गई एससी समुदाय की, उसके बाद जो नतीजे सामने आए उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों के अनुकूल तो नहीं थे। तो अगर मान लीजिए जाति की बात ही ज़्यादा होती रहेगी, अगर जातीय गुणागणित के आधार पर चुनाव होने लगेंगे और लगातार होते चले जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये सोच ज़रूर होगी। तभी तो राहुल गांधी के भाषण के बाद जवाब जब अनुराग ठाकुर ने दिया तो उन्होंने उस राजनीति पर ही सवाल उठाया जो राहुल गांधी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जातीय आधार पर जो राजनीति, जिसके की पैरोकार में बहुत पीछे अगर आप चले जाएं तो राम मनोहर लोहिया के ज़माने से संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नारे को जिस तरह से सामने लेकर के पहुंचे थे राम मनोहर लोहिया, और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस तरह की बातें सन 60 के दौर में ही शुरू हो गई थी जब कांग्रेस प्रभावी थी और वो जात की राजनीति नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद से एक समाजवादी वर्ग बन गया हमारे देश में। जो हिंदी पट्टी है उसमें इस समाजवादी वर्ग ने अपनी खासी अहमियत दिखाई और कांग्रेस की उस वर्चस्व वाली राजनीति के बीच अपनी पहचान बनाने में, गढ़ने में सफल हुए। चाहे वो उम्मीदवारी पैरोकारी कर्पूरी ठाकुर के बिहार में रही हो या चौधरी चरण सिंह सरीखे बड़े नेताओं की उत्तर प्रदेश में रही हो, या फिर बात हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव या फिर मुलायम सिंह यादव की रही हो या फिर कांसी राम की रही हो, इन सबों ने कांग्रेस की राजनीति के बरस अपनी एक नई राजनीति तैयार कर ली। और इतनी प्रभावी, इतनी बढ़िया राजनीति जो जातीय गुणागणित के आधार पर आलंबित थी कि उसने कई दफ़े सरकारें बनवाईं इन राज्यों में, ख़ास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में। और जैसे जैसे राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई, जो अपर कास्ट वोट बैंक था वो बीजेपी के पास कांग्रेस का जाता रहा। कांग्रेस ने भी अपनी राजनीति बदलनी शुरू कर दी। और देखिए आज की तारीख में जब वो अपने इतिहास में सबसे कम अंकों पर खड़ी है और पिछले 3 चुनाव में भी 100 का आंकड़ा नहीं मिला है, राहुल गांधी ने वो तरीका निकाला है जो शायद सब कुछ बदल सकता है। उन्होंने उसी राजनीति को पकड़ा है जो 60, 70, 80 और 90 के दशक में कांग्रेस नहीं चाहती थी अपनाना, विरोध करती थी। जो उस वक्त के नेताओं को जो कांग्रेस के थे ये कहने को मजबूर करती थी कि हम इस तरह की राजनीति जो जातीय राजनीति है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। आप बयान सुनिए राजीव गांधी का, जिसको कि बार बार साइट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप बातें सुनिए जो बातें कही जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेहरू के ज़माने की, कि किस तरह से वो जातीय जनगणना, ख़ास तौर पर ओबीसी जातियों की गणना
के पक्ष में नहीं थे। इंदिरा जी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को, जो कि उनके पास सबमिट होकर के आ गई थी सन 80 तक, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। राजीव गांधी ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब वो कांग्रेस की राजनीति बदल गई है। राहुल गांधी आज की तारीख में उसी राजनीति के साथ चल रहे हैं, उसी प्रवाह में है जिसमें कि समाजवादी पार्टी, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें कि बीएसपी, जिसमें कि तमाम वो दल जो कि जातीय पहचान की राजनीति करती हैं। कांग्रेस को क्या ये लाभ पहुंचाने वाली है? ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो कि आने वाले दिनों में निर्णित होगा कि क्या कांग्रेस जातीय आधार पर अगर राजनीति करती है तो उसे फ़ायदा होगा। लेकिन फिलहाल समर्थन राहुल गांधी को बाकी के सहयोगियों का इस सवाल पर मिल रहा है और इसी कारण से आज लोकसभा में वी वॉन्ट कास्ट सेंसस की तख्तियाँ थीं। वहीं दूसरी तरफ किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये कहते हुए पाए गए कि जाति जाति, दिन भर जाति जाति करते रहते हैं राहुल गांधी, और जब पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है तो उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया जाता है। जात न पूछो साधु की, ये हमारे समाज में अमूमन कहा जाता है, पर वो बात साधु के लिए कही जाती है, राजनीतिज्ञों के लिए नहीं कही जाती है। और इसी बीच सोनिया गांधी का ये कहना कि जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है ये सरकार, यानी कि जातीय जनगणना ही दरअसल वो मुद्दा है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में आपको, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो 3 राज्यों के चुनाव होते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। और वही प्रतिध्वनि आपको इस वक्त संसद के इस सत्र में सुनाई पड़ रही है, क्योंकि इसके तुरंत बाद तैयारियां शुरू हो जाने वाली हैं उस उपचुनाव की, जो तय करेगा कि लीडरशिप के सवाल पर उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, जो तय करेगा कि अगले साल बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो कैसे होने वाले हैं, पलड़ा किसका भारी रहने वाला है। क्या जातीय गुणागणित बिहार में एनडीए साधने में सफल रही है? क्या वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने आप को कमज़ोर पाती है वो स्थिति बिहार में नहीं है? और राजस्थान में आखिरकार जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, क्या जातीय गुणागणित की बात कर हरियाणा और राजस्थान में और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी स्थिति बेहतर करने में सफल होगी कांग्रेस? और क्या इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सफल होगा? ये बड़ा स्पष्ट है कि जाति की राजनीति पर थोड़ा पीछे हटते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। बड़ा ही एक विवादास्पद सवाल जब कर दिया अनुराग ठाकुर ने, तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं ने ही उनका यूँ कहें कि समर्थन भी किया। जब प्रधानमंत्री ने खुद उनके भाषण को ट्वीट किया और आज उनके खिलाफ जब प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया, तो यही पूछा गया है कि आखिरकार वो बातें जो कि एक्सपंज कर दी गई थी, हटा दी गई थी, जो कि संसद की कार्रवाई होती है उसमें से, तो फिर आपने उसे ट्वीट क्यों कर दिया? ये ऑनलाइन का ज़माना है, इसमें अगर एक बात कह दी गई और वो टेलीकास्ट हो गई तो फिर आप रिकॉर्ड के लिए भले ही डिलीट कर दीजिए, लेकिन वो हमेशा सोशल मीडिया के स्पेस में रह जाती हैं। लिहाजा ये बातें जो आज कहीं सुनी जा रही हैं, ये आपको चुनाव में भी सुनाई पड़ेंगी। अब ये आखिरी पॉइंट, और वो ये है कि आखिरकार नतीजे क्या होंगे अगर ये हो जाता है कि जातीय गुणागणित के ऊपर चुनाव होने लगते हैं। देखिए, जातीय गुणागणित के ऊपर अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सीधी बात है, मुश्किलें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन हो, चाहे वो बिहार के हों या फिर राजस्थान के हों। और शायद यही वजह है कि हर जगह अब कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस की कॉल दे रही है। वो कास्ट सेंसस की कॉल जैसे ही देती है, इंडिया गठबंधन में बाकी जातियों, बाकी पार्टियों के साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है। इसमें एक ही दल है जो कि जातीय गुणागणित के सवाल पर थोड़ा असहज हो जाता है, और वो है ममता बनर्जी का कि टीएमसी। लेकिन आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से अपने आप को इंडिया का हिस्सा नहीं मानती हैं, साथ भी हैं नहीं भी हैं, लेकिन बाकी दल तो आ जाते हैं। और यही एक ऐसा प्रश्न है जिससे लगता है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तरीके से उठाएंगे और अपने सहयोगियों का, चाहे वो तेजस्वी हों, अखिलेश हों, बाकी के सहयोगी हों, सबों का साथ पाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के कार्ड को लेकर हमेशा बढ़ती आई है। वो बढ़ती आई है, धर्म का कार्ड बहुत ज़बरदस्त चला है और हमेशा एक
ब्लॉक के रूप में अगर हिंदू धर्मावलंबी वोट करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदे का हमेशा सौदा रहा है। लेकिन क्या इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने तरीके से जातियों को साधने की कोशिश करती है, कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि कास्ट सेंसस से पीछे हटकर दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी उस कमज़ोरी को दर्शा रही है। क्या आने वाले दिनों में कास्ट सेंसस पर भारतीय जनता पार्टी खुलकर मुखर होकर के कहेगी कि वो इस पक्ष में है? क्योंकि बिहार का उदाहरण सामने है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े साफगोई से साथ दिया था कास्ट सेंसस की मांग का और कहा था कि ऐसा होना चाहिए, जिसके बाद आपने देखा बिहार में जनगणना हुई भी थी। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस बहुत कास्ट सेंसस की बात करती है, तो फिर क्या वजह है कि आखिर कर्नाटक में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं की गई है? मुख्यमंत्री फिर से सिद्धरामैया हो गए हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, लेकिन रिपोर्ट तो नहीं आई है। तो क्या ये कहने की बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लेने की बातें हैं? देखना पड़ेगा कि आखिरकार कास्ट सेंसस के सवाल पर ईमानदार कौन है, और कास्ट सेंसस जातीय जनगणना सिर्फ एक चुनावी मुद्दा भी है या फिर इसकी जद में आने वाले जो लोग हैं, इसके दायरे में जो आने वाले लोग हैं, उनके फ़ायदे का सौदा भी है, आम आदमी के फ़ायदे का सौदा। क्योंकि सियासी मुद्दा तो ये बन गया है, लोगों के फ़ायदे का मुद्दा कब बनेगा देखना ये है। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।